आप सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में बजट के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे बजट कार्य के विभिन्न प्रकार, यानी कि बजट के कितने टाइप्स होते हैं। और ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्जाम में आता है, तो कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें और सारे पॉइंट्स को ईजिली नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो प्रकार है बजट का, वो है लाइन मद बजट कार्य, यानी कि लाइन आइटम बजटिंग। इसका मतलब ये होता है कि कि मदों को अलग अलग, यानी कि जो आइटम है, जो बजट है, जिस अलग अलग सेक्टर में जो पैसा पे करने हैं, उनको अलग अलग सेपरेट शो करना। यानी कि प्रत्येक विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा या कितने सेक्टर में कितना पैसा खर्च होगा, उन सब का विवरण देना होता है। ठीक है, जैसे कि आइटम यहाँ पे बता दिए गए हैं कि जैसे सैलरी है, भवन निर्माण है, यात्रा भत्ता है, सामग्री है, इन सबको क्या करना, अलग अलग बताना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें भैया बिजनेस के लिए या फिर नया उद्योग स्थापित करने के लिए इतना पैसा लगेगा, नहीं। उसमें जितने भी चरण होंगे, उसके अलग अलग कैटेगरी में कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें बतानी होगी। जैसे स्कूल है, जैसे ये नहीं बोलना कि भैया पूरा 1,000 करोड़ रुपये दे दो स्कूल बनाना है, नहीं। स्कूल के भवन में कितना पैसा लगेगा, स्टाफ में कितना पैसा लगेगा, उसके मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ध्यान इस बात पर होता है कि कहाँ खर्च हुआ है, ना कि किस परिणाम के लिए हुआ है। ठीक है, मतलब उससे जो आउटकम्स आ रहा है वो नहीं, बिल्डिंग बनाई है, अच्छा बिल्डिंग में 10 लाख लग गए, 10 करोड़ लग गए। ठीक है, उसका आउटकम कितने स्कूल में बच्चों का एडमिशन हुआ, ये सब नहीं। एक बिल्डिंग के निर्माण के लिए कितना पैसा एग्जैक्ट खर्च हुआ है, वो बताओ बस। यह नियंत्रण और पारदर्शिता की दृष्टिकोण से उपयोगी है, यानी कि ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट बताता है कि कोई भी चीज़ अगर क्रिएट हो रही है, बनाई जा रही है, किसी भी सरकारी योजना पे खर्च हो रहा है, पहले ये मुझे बताओ ये फिक्स कॉस्ट कितनी है। आउटकम जो आएगा वो तो देखी जाएगी बाद में, लेकिन पहला हमारा इनपुट कितना एक्सपेंस होगा उसके बारे में बताओ सेपरेट, हर आइटम पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, जैसे कि हम शादी का फंक्शन करते हैं, मान लो 100 आदमी का खाना बनाना है। अच्छा, 100 आदमी पे हम मान लो भाई 1 लाख का खर्चा आएगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम किसी को 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ी दे देंगे, अच्छा 1 लाख रुपए 100 आदमी का, अच्छा कौन कौन सी सब्जियां बनेंगी ये भी बताओ। अब पनीर की सब्जी बन रही है, ये बन रही है, इस पर कितना खर्चा आ रहा है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, डिस्पोजल पे कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, कैटरिंग पे जो सामान आएगा उस पर कितना खर्चा हो रहा है, यानी कि हर चीज़ की लिस्ट बना के दो, ऐसे रैंडमली एक बजट नहीं। ठीक है, इसमें ये है कहने का मतलब। अब जैसे यहाँ पे शिक्षा विभाग का बजट बता दिया गया, शिक्षा विभाग में कितना वेतन बजट 500 करोड़, भवन भवन निर्माण में 200, स्टेशनरी के 20, छात्रवृत्ति बनेगा तो उसका 100 करोड़। एक एग्जाम्पल मान लिया, ये लाइन मद बजट का उदाहरण है, क्योंकि खर्च को अलग अलग मदों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार के बजट में परिणाम की तुलना नहीं होती, यानी आउटकम्स के बारे में नहीं देखा जाता। ठीक है, केवल ये देखा जाता है कि निर्धारित मद में खर्च अधिक तो नहीं हुआ है, यानी कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है। ठीक है, इसे पारंपरिक इसे सबसे पारंपरिक बजट प्रणाली कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले का बजट चरण इसको बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट तो हमें तुलना करी जाती है। ठीक है, जैसे शादी का कैटरिंग हमने एग्जांपल लिया है, अच्छा एक, लेकिन उसमें अगर हमने अच्छे अच्छे आइटम है, अपने कोई अच्छा हलवाई लिया है, उससे कितने हमारे जो सर्वेंट है, वो सॉरी सर्वेंट बोल रहा हूँ, कितने हमारे गेस्ट हैं वो कितने खुश होंगे, क्या उससे आउटकम्स आएगा, वो सारी चीज़ें के बारे में हम नहीं सोचते। हम हमारा 100 आदमी पे कितना खर्च हो रहा है ये देखें। अगर कोई हलवाई है बना रहा है 1 लाख में वही 6 आइटम, कोई आदमी 50,000 में बना रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड घट जाएगा, लेकिन चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, इसमें ये नहीं देखा जाएगा आउटकम्स क्या आ रहा है, बस कॉस्ट देखी जाती है। आई होप आपको ये जो बजट का ऑप्शन है ये आपको समझ आया होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शूज़ की बात कर लेंगे, जैसे पैरों में जूते ही पहनने हैं। अब जूते भैया 100 रुपये के भी आते हैं, 1000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ बात पहनने की जाए तो आप जैसे मर्जी पहन सकते हो, आउटकम्स की बात करोगे तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आउटकम्स की बात नहीं है, फिक्स कॉस्ट की बात है। ठीक है, निष्पादन बजट कार्य है। अब इसमें आता है परफॉर्मेंस बजटिंग, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर।
निष्पादन बजट वह है जिसमें व्यय उसके परिणाम और उपलब्धियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया और वो हमने कोई किसी सरकारी योजना पे पैसा खर्च किया, वो अच्छे चला, उससे परिणाम अच्छे आए, जनता को उससे फ़ायदा हुआ, तो वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, कितना खर्च हुआ ये नहीं देखा जाएगा, क्या परिणाम मिले हैं ये देखा जाएगा। प्रत्येक विभाग से अपेक्षा की जाती है कि अपने लक्ष्यों और परिणाम को मापे। ठीक है, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी, उत्तरदायित्व पर बल देता है। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोगों को भी समझनी चाहिए। आप कहीं सीखने जाते हैं, कुछ सीख रहे हैं कहीं, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग में आप क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, अब तो आपका स्कूल ख़त्म हो गया, लेकिन अब आपको समझना चाहिए कि मैं अपना पैसा, अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, एक कोचिंग है, कोई स्किल मुझे सीखनी है, वो स्किल मुझे 2000 रुपये में सिखा रहे हैं, वही स्किल कोई व्यक्ति मुझे 5000 रुपये में सिखा रहा है, लेकिन 2 से 5000 के बीच में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर मैंने 2000 रुपये पे करे हैं, क्या मुझे उसका कोई आउटकम्स मिलेगा अदर्स? ठीक है, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे 3000 रुपये तो बच गए, नहीं, बल्कि ये सोचो अगर मैंने 5000 रुपये पे करें तो उससे मुझे क्या आउटकम्स मिलेगा। ठीक है, कि जो 5000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद जो आउटकम्स मुझे मिलेगा वो 2000 की तुलना में ओके ओके, यानी जो 2000 इन्वेस्ट करने पे मुझे वही सर्विस मिलेगी जो 5000 सर्विस पे करने पे वही सेम सर्विस है, तो आप अपना पैसा बचाओ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को 5000 रुपये पे करने पे एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगा जो मुझे करियर में आगे हेल्प करेगा, हर मूवमेंट में हेल्प करेगा, जो 2000 रुपये पे करने पे मुझे नहीं मिल रहा है, तो भैया आप अपने करियर के पर उस तरफ की ओर जाओ, आप मूव ऑन करो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बजट के ऊपर बात करी गई है। यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है डजेंट मैटर, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि मैंने अगर इस सरकारी योजना पर किसी चीज़ पे पैसा पे हुआ है तो उससे कितना आउटकम्स मिला है, जनता को कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया शिक्षा विभाग का, 100 करोड़ खर्च किए। अब ये नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे कि भैया 100 करोड़ खर्च हो गए, नहीं, ईंटें बिल्डिंग लग गई, ऐसा नहीं। 100 करोड़ खर्च होने पे 1000 नए स्कूल खोले गए जिससे 2 लाख बच्चों का नामांकन किया गया। यानी कि 2 लाख जो ऐसे बच्चे थे जो बेघर हो जाते शिक्षा के, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, करियर खराब होता, तो उनको क्या मिला, एजुकेशन मिली, स्कूल मिला। ठीक है, पढ़ने का एक साधन मिला, समाज में जीने का एक तरीके का रास्ता मिला। ठीक है, यह निष्पादन आधारित बजट का उदाहरण है क्योंकि इसमें खर्च के साथ परिणाम भी देखे जाते हैं। ठीक है, और आपको भी इसी चीज़ पे, अपने करियर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना समय और अपना पैसा का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें कितना आउटकम्स मिल रहा है। और यही चीज़ मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, हम सब अपना टाइम और समय इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, जिससे हम भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो चैनल देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि वीडियोस बहुत स्लो आती हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मेरे को लगता है कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आउटकम तो आ नहीं रहा, तो मैं क्यों क्रिएट करूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता बनाना, तो बस अभी माइक वगैरह अच्छा नहीं है, लेकिन हो जाएगा समय के साथ। लेकिन जैसा भी ये अच्छा चल रहा है, तो आप लोग वीडियोस को ज़रूर देखा करो। आपको अच्छा लगता है कमेंट करा करो, आपको कोई टॉपिक है उसी बुक्स का तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग का एग्जांपल है कि 1000 करोड़ अगर 100 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया है तो ये ना देखा जाए कि 100 करोड़ खर्च हो गए, उससे कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ ज़रूर देखी जाए। ठीक है, भारत में 1968-69 में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों के प्रभाव का आंकलन करना था। ठीक है, कि सरकारी योजनाओं को कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ है उसको कंटिन्यू करा जाए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्लानिंग, प्रोसेसिंग, बजटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी योजना क्रमानुदेशन बजट कार्य। ये बजट प्रणाली 1960 के दशक में अमेरिका में विकसित हुई थी, जिसमें योजना कार्यक्रम, यानी जो हमारी योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन, उसके द्वारा इसे अपनाया गया था 1960 में। ठीक है, ये जो बजट है ये अमेरिका से प्रभावित है। ओके, इसमें क्या है, ताकि राष्ट्रीय योजना और वार्षिक बजट में सामंजस्य लाया जा सके, जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार का हर खर्च किसी दीर्घकालिक योजना और कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हो। यानी कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो ये नहीं कि भैया हर एक साल में उसका कोई रिजल्ट निकले, थोड़ा वेट करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोसेस की होती हैं।
ठीक है। जैसे सड़क बनाने, हाईवे बनाने, वो एक साल में तो नहीं बन पाएगा भैया, लॉन्ग टर्म है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना है, ठीक है, तो समय तो लगेगा ना। बड़े बड़े हाईवे बनाने हैं, ठीक है, तो उसमें तो भैया समय लगेगा, और उसका जो आउटकम्स आएगा वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बजट कहा जाता है इसको, ठीक है, जिसको प्लानिंग प्रोसेस प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जिसको सोच समझ के लॉन्ग टर्म के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। ये दीर्घकालिक योजना को वार्षिक बजट से जोड़ती है। संसाधनों का उपयोग नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए सरकार ग्रामीण विकास के लिए 3 कार्यक्रम बनाती है, जैसे सड़क, पेयजल, शिक्षा योजना। ये सारे के सारे क्या है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। पीबीए, ये इसको शॉर्ट में लिख दिया, पीबीएस के अंतर्गत ये देखा जाएगा इन तीनों में से कौन सा कार्य समाज के लिए सबसे उपयोगी और किफ़ायती है, और फिर उसी को अधिक धन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि सड़क पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, इन पे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। क्यों? कि जब एक सिटी से सड़कें गुजरेंगी, यातायात बढ़ेगा, तो आसपास का एरिया अपने आप डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम सब अपने अपने भी कमेंट्स रखने चाहिए। अगर हम देखें तो भैया एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है ना, और बेसिक नीड, फूड्स वगैरह, ये सब अच्छा जो बेसिक नीड होना चाहिए, सड़क भी होना चाहिए, पेयजल भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। लेकिन शिक्षा में डे टू डे अपडेट के साथ जो मार्केट है उसके साथ हमें अपडेट करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्कूल का बच्चा है वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करता रहे, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अब जो है एआई आ गया, काफ़ी चीज़ें हैं, यूआई है, यूएक्स है, डाटा साइंस है, डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है। और ये जो होते नहीं है डिज़ाइनिंग टाइप के, कुछ होता है, नाम नहीं आ रहा, जो बिल्डिंग के होते हैं, नाम नहीं आ रहा, सॉरी। तो ऐसे जो एडवांस स्किल जो अच्छे एरिया में काम आते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट, ये सब मिलने में हेल्प होती है, तो वो सारी स्किल्स भी स्कूलों को सिखानी चाहिए। समय के साथ साथ बुक्स पढ़ाओ, अच्छी बात है, जो भी कंटेंट है वो भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ के साथ उनको स्किल की चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, स्कूल में ही वो सारी चीज़ें उनको मिलती रहे, ठीक है। यह मेरा अपना अपना है, सबका अपना अपना है, ठीक है। ये बजट प्रणाली दीर्घकालिक योजना, नीति निर्माण और प्राथमिकता निर्धारण में सहायक होती है। यानी कि इस बजट के अंदर ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बजट निर्माण के लिए बनाई जा रही है उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे सड़क बनेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पेयजल अच्छा होगा तो लोग शारीरिक तौर पे अच्छे हो जाएंगे, कोई हेल्थ बीमारी नहीं होगी, उनको शिक्षा मिलेगी तो देश के डेवलपमेंट में काम आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आता है हमारा अगला, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा लास्ट ईयर हमने किसी सेक्टर पे पैसा इतना खर्च किया था, अगले साल भी उतना नहीं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल कोई 5 सेक्टर हमने ले लिए भाई, हर किसी में 10 20 30 करोड़ पे, मतलब 100 करोड़ पे खर्च कर दिए, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें और 20 इसमें, 100 करोड़ खर्च हो गए, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि कौन सा वाला बेस्ट है आगे कंटिन्यू करने के लिए। अगर लगेगा कि नहीं, सिर्फ 3 अच्छे हैं, तो 3 पे ही पैसा आगे कंटिन्यू करा जाए, बाकी 2 के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी उसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आजकल देखते हो ना कि रेलवे में होना भी चाहिए, साफ़ सफाई कर्मचारी जो होते हैं, जो रेलवे की मेंटेनेंस करे, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड होना चाहिए, ताकि सही से काम हो सके। क्यों, गवर्नमेंट के जो भी हैं वहाँ पे वो रेल की जो मेंटेनेंस है उसे नहीं कर पाते सही, या करना नहीं चाहते, ठीक है, जो भी है। ये है थोड़ा बहुत नेचर। जैसे आप देखोगे ना, जो कच्ची कॉलोनियाँ के जो सड़क वगैरह होते हैं वो कई सालों तक नहीं बनते, लेकिन जैसे ही पता लगता है ना कोई बहुत बड़ा मंत्री, एमएलए या कोई बहुत बड़ा नामी आदमी आने वाला है, वो रोड से गुजरने वाला है, ठीक है, आप देखोगे नहीं, वो रोड पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा रात ही रात में, 1 2 दिन में। लोग चाहें काम करने को तो काम हो सकता है, लेकिन काम की नीयत बनानी पड़ेगी, तभी तो होगा काम। चलो कोई बात नहीं। तभी तो फिर ये सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फिर लोग भड़क जाते हैं कि अरे जी प्राइवेट क्यों हो रहा है, प्राइवेट क्यों हो रहा है। अरे तुम काम अच्छे से करते रहो तो नहीं होगा प्राइवेट, काम ही अच्छे से नहीं करोगे तो मूव तो करेंगे ना लोग, ठीक है।
सरकार को भी तो कुर्सी बचानी है ना अपनी। चलो, शून्य आधारित बजट वह है जिसमें प्रत्येक वर्ष बजट को शून्य से प्रारंभ किया जाता है, यानी स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट होगी, अर्थात पिछले वर्ष के खर्च को आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक विभाग को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका प्रत्येक खर्च आवश्यक है या नहीं। ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। ये अनावश्यक खर्च को रोकने में सहायक है। ठीक है, जैसे एक न्यूज़ आई थी, आप देख लेना, एक बार यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि हमें और पैसा चाहिए। जितना पैसा दिया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मुझे 10 करोड़ रुपये चाहिए, 10 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिए कि लो भाई अपना खर्च कर लेना। वो 10 करोड़ भी वो ठीक से खर्च नहीं कर पाए, वो कह रहे 20 करोड़ और दे दो। तो ये भी तो एनालाइज करना ज़रूरी होता है कि पहले आप अपने काम को सिद्ध तो कर दो कि भैया जो आपको पैसा दिया था वो सफिशेंट नहीं है, हमें और चाहिए, तो आप उसको प्रूफ कर दो। ठीक है, बस ये मूल्यांकन प्राथमिकता और पूर्वावलोकन यानी रिव्यू पर आधारित है, यानी कि हर चीज़ को पहले देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, फिर समय की ज़रूरत को देखा जाएगा, फिर आगे उस पर खर्च होगा नहीं होगा देखे देंगे। यदि पिछले वर्ष किसी मंत्रालय ने 10 करोड़ खर्च किए तो अगले वर्ष उसे ये मानकर नहीं चलाना चाहिए कि 10 करोड़ फिर से मिलेंगे। उसे हर खर्च का औचित्य बताना होगा कि भैया आपको फिर से इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, जैसे कि कौन सी योजना ज़रूरी है, किसे बंद किया जा सकता है। ठीक है, मेरा तो भैया मानना है जैसे दिल्ली में ये जो डीटीसी बस जो वुमेंस के लिए फ्री हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे असमानता थोड़ा क्रिएट होता है। इसका ना एक एग्जाम्पल की तरह आप समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति है, काम के लिए वो बाहर गया, ठीक है, उसे काम ही नहीं मिला, वो जैसे उसने ट्रैवल किया, एक तो उसका वो पैसा खर्च हुआ, ठीक है ना। अब दूसरे एक तरफ है जो इंसान, उनको काम है नहीं है जैसा भी है, बाहर जा रहे हैं, काम मिले ना मिले, लेकिन एक वो हो जाता है कहते नहीं है यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा हो रहा है। देखो इसमें ना एक वो भी एग्जांपल देते हैं। देखो एक व्यक्ति है, वो काम के लिए गया, उसने कहा कि भैया मैं आपके पास काम कर लूँगा, एज अकाउंटेंट बोल लो, कैसे भी, मैं 20,000 रुपये में काम करूँगा। ठीक है, वो देखेगा कि यार मेरा ट्रैवल भी है, मेरे को आना जाना भी है, खर्चा है, दुनिया भर की चीज़ें, तो काट कूट के उसको समझ लो 18,000 वो सोच लेता कि मेरा बच जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे कोई वूमेन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा होता है, आप जब कॉर्पोरेट एरिया में जाओगे ना काम में, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब कोई वूमेन है, वो कहेगा यार सेम है, सेम क्वालिटी है, इसको भी स्किल है, इसने कहा मैं 20,000 रुपये डिमांड करता हूँ, मैं काम करूँ, क्योंकि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन खर्च देख रहा है। ठीक है, वहीं एक वूमेन है, अब वो भी देखेंगे, उनको भी तो उसी बस से जाना है, अब वो देखेंगे यार 20,000 तो मिल रहे हैं, मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, जीरो। देखो इनके भी जो हिडन कॉस्ट है वो भी सबके अपने अपने होते हैं, इसके भी अपने होंगे, इसके भी अपने, लेकिन जो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है यहाँ पर। लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया मैं, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि उनको जो पूरा जो सेविंग आ रहा है वो 20,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर ये कहेंगे कि भैया, कंपनी कहती है मैं तो 18,000 रुपये दूँगी, अभी सोचे यार 18,000 में तो पड़ता नहीं खाएगा, मैं क्या बचाऊँगा क्या नहीं बचाऊँगा, इनको लगे मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उनको अप्रोच मिल जाता है, वो रह जाते हैं लड़के लोग। और इसको बुरा नहीं मानना भैया, कि ऐसा देखने को मिलता है, जब आप कंपनी में कहीं काम करोगे तब आप बोलना, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि जो लड़का है, जो स्किल है, जो कहता है कि मैं तो 25-30 हज़ार रुपये डिमांड करता हूँ, लेकिन चीज़ों की वजह से वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कंपनी को तो अपना पैसा बचाना है ना, बस। चलो आगे, और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को फ्री नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कर देना चाहिए भैया 10 रुपये या 20 रुपये फिक्स कर दो किराया, 10 रुपये 20 रुपये, ठीक है, या फिर वुमेंस के लिए कर दो भैया आप 10 रुपये किराया दो बस, लेकिन फ्री मत करो, एटलीस्ट कुछ तो कॉस्ट लो। ठीक है, बस ये है कहने का मतलब, कुछ तो कॉस्ट होनी चाहिए। कोई बुरा ना माने, सॉरी अगर कोई सॉरी बुरा मानता है तो। चलो, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत 1988 में की गई थी। इसमें सरकारी खर्च में अनुशासन और जवाबदेही आती है, अर्थात हर विभाग को यह बताना होता है कि कौन सी गतिविधि आवश्यक है और क्यों उसके लिए धन आवंटित किया जाए। ठीक है, हर गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ठीक है, अब यही जैसे डीटीसी वाला, अब
अब दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारी जो वो हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, फलाना चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि नहीं यार, बहुत सारे समाज की जो ऐसी जनता है वो नाराज़ है इस चीज़ से कि नहीं भैया, ये चीज़ फ्री मत करो, आप सब पैसा लो, भले आप एक नॉमिनल कॉस्ट उनके लिए रख दो, लेकिन एक कॉस्टिंग ज़रूर करो, सबसे अच्छा है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए सबके लिए फ्री कर दो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री कर दो, एक नॉमिनल चार्जेस ज़रूर रखो बस। शून्य आधारित बजट के लाभ क्या हैं? अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण, हर खर्च जो अननेसेसरी खर्च है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, संसाधनों का कुशल उपयोग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी ना। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता होगी कि अधिकारियों को अगली नेक्स्ट ईयर के लिए बताना पड़ेगा भैया पैसा खर्च लेना ज़रूरी है कि नहीं है, प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ेगा, नीति का सुधार आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, किसको ठीक करना है, ख़त्म करना है, सारी बातें, लागत में कमी आ जाएगी, केवल आवश्यक कार्यों पर ही धन क्या हो खर्च होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी क्योंकि मूल्यांकन करना पड़ेगा ना, लचीला प्रणाली होगा, परिस्थिति के अनुसार योजना बदली भी जा सकती है, यह स्थिर या कठोर नहीं है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, नए विचार योजनाओं को अपनाने में गुंजाइश रहती है क्योंकि फिक्स जीरो से स्टार्ट है, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होगी तो कुछ चीज़ें नई आएंगी भी। ठीक है, आर्थिक अनुशासन की स्थापना इसमें बढ़ती है। अब इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है, हर वर्ष सभी योजनाओं का समीक्षा करना क्या हो जाता है भैया, कठिन हो जाता है, क्योंकि हर योजना का रिजल्ट ज़रूरी है तुरंत ही मिल जाए, समय लगता है। ठीक है, कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ होगा, भैया काम करना पड़ेगा ना अब तो। डेटा और विश्लेषण की कमी, सही आंकड़े लेने के लिए विश्वसनीय आंकड़े चाहिए जो हर विभाग के पास नहीं है, चलाना ही नहीं आता, पहले अपडेट होना ज़रूरी है, उसके साथ इक्विपमेंट संसाधन होना भी ज़रूरी है, वो फाइलों के डॉक्यूमेंट से बाहर आना भी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि काम सही से हो पाए। डाटा तो तब रिजल्ट बनेगा ना टाइम से जब डाटा ही बने, जब डाटा ही नहीं बन रहा तो रिजल्ट क्या आएगा। अल्पकालिक सोच, कभी कभी विभाग केवल वर्तमान वर्ष के औचित्य पर ध्यान देते हैं, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पे ध्यान नहीं देते, बस फ्रंट करंटली देख लिया, फ़ायदा नहीं है, ख़त्म कर दो। राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं, कौन सी योजना रखी जाए या हटाया जाए, इस पर राजनीतिक दबाव हो सकता है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का है ना फ्री बीस, उस पर है दबाव। देखो, जो कुछ चीज़ें तो रहना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये बहुत सारी जनता को नाराज़गी करता है। ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता, अधिकारियों को इस नई प्रणाली को समझने और लागू करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि आपको पता है सरकारी विभागों में ट्रेनिंग का कैसा हाल है, महंगे और समय लेने वाला है। ठीक है, कर्मचारियों में असंतोष, जब पुराने प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाते तो इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होता है, कहेगा अब फिर नया काम करना पड़ेगा, भैया काम के लिए हायर हुए तो काम तो करना पड़ेगा। निरंतर समीक्षा का दबाव, हर वर्ष सब कुछ फिर से जांचना पड़ता है, जिससे काम की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। छोटी संस्थाओं के लिए कठिन, सीमित स्टाफ है, संसाधन वाली संस्थाओं के लिए प्रणाली क्या है, लागू करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शून्य बजट वाला एग्जाम में आता भी है, तो इसको तैयार कर लेना। जेंडर संबंधित बजट कार्य, मतलब जेंडर के आधार पर, वुमेन के लिए, वुमेंस के लिए, क्या स्कूल्स में होता है, गर्ल्स के लिए वो होता है ना वजीफ़ा टाइप, उन सबको पैसा दिया जाता है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, या लड़कियों का बर्थ होता है, या यानी कि लड़कियों का जन्म होता है, तो उनके लिए भी महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जेंडर बजटिंग का अर्थ, बजट निर्माण में पुरुष और महिलाओं की आवश्यकताओं का समान रूप से ध्यान रखना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को सभी सामान्य रूप से मिले, यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक वित्तीय उपकरण है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण मंत्रालय का बजट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है, जहाँ पे वुमेन्स को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है कि भाई हाँ आगे बढ़ो, देश को नाम रोशन करो। ठीक है, भारत जैसे आज देखो, आज की वीडियो बन रही है, ठीक है, 4 नवंबर को बन रही है। ठीक है, ये हमारे जो देश की वुमेन्स क्रिकेट टीम है, आज वो जीत गई है तो हर शो पे उनका नाम हो रहा है। अरे जीतने पे ही एकदम क्यों, जब वो क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट पे भी तो पहले से इन्वेस्ट करो ना, जब तक इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो कोई उनको पूछ भी नहीं रहा था। अब उनका इतिहास देखोगे तो पता लगेगा, अपनी मैच की टिकटें वो खुद ही बेच रहे थे वो लोग। ठीक है, बहुत पहले,
तो हमें भी और देश को भी, गवर्नमेंट को भी ऐसे खेल प्रतियोगिता पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं जब व्यक्ति जीत जाए तभी हमें सारा स्पॉन्सरशिप, पैसा, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, ये हर खेल मैदान में है ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप समझना चाहिए। ठीक है, भारत ने 2005-06 में जेंडर बजटिंग की औपचारिक शुरुआत की। अब केंद्रीय बजट जेंडर बजट स्टेटमेंट की भी शामिल किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि मेंस वुमेन सेक्टर पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, लक्ष्य आधारित बजट। लक्ष्य आधारित बजट वह है जिसमें यह बताया जाता है कि एक योजना या कार्यक्रम से ठोस परिणाम प्राप्त होंगे, है ना, कि हम अगर इससे पैसा पे किया है तो हमें इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। यह निष्पादन बजट से आगे की अवस्था है। इसमें केवल क्या किया गया कार्य नहीं बल्कि उस कार्य का सामाजिक प्रभाव भी बताया जाता है। ये नीति निर्माता को निर्णय लेने में सहायता करता है कि हाँ यार, पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए 200 करोड़ खर्च किए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। अब लक्ष्य आधारित बजट में ये बताया जाएगा कि कितने गांव खुले शौच में मुक्त हुए, कितनी बीमारियों में कमी आई, कितनी महिलाओं को लाभ मिला। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत में 2005 और 6 में आउटकम बजट की आवश्यकता आई। ये पारदर्शिता और परिणाम केंद्रित शासन का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका आउटकम क्या है ये पूरा पता चलता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, हमने अगर अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए पैसे दिए, भैया क्या लेके आया था, अच्छा कि इसमें क्या काम आया तेरे, अच्छा तेरे ट्यूशन में इतने पैसे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ट्यूशन वालों पे तो सब सवाल उठाते हैं, स्कूल पे नहीं बात करते। कह रहे वहाँ पैसे नहीं लगे, अरे टाइम तो दे रहे हो अपने बच्चे का। चलो कोई नहीं, वो तो अलग चीज़ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बजट में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष के बजट में थोड़ी वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, अरे वो ट्यूशन वाला एग्जांपल देखो, ऐसे है कि अगर ट्यूशन में इन्वेस्ट किया तो हर कोई एनालाइज करता है कि अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ऐसी स्कूल्स हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल्स में भेज रहे हैं तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो हम बोल तो सकें, हम भाई हमने अपनी गवर्नमेंट चुनी है, हाँ जी तुम्हारे सरकारी स्कूल में इस चीज़ की कमी है, तो बोल तो सकें। ठीक है, चलो अब आता है ये जो वाला है ना, बजट कार्य के दृष्टिकोण, अप्रोच टू बजटिंग। इसमें ये है कि पिछले साल जो भी बजट में पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसमें थोड़ा सा पैसा और बढ़ा देना। ठीक है, ये सबसे सरल और व्यवहारिक तरीका है। इसमें मौजूद योजनाओं में क्रमिक वृद्धि की जाती है, परंतु नवाचार, इनोवेशन, ये सब पे ध्यान नहीं दिया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है। यदि शिक्षा मंत्रालय का पिछला पिछला बजट 1,000 करोड़ था तो इस साल एक मतलब कि 50 करोड़ और बढ़ा दिए जाएंगे, बिना योजना के गहन मूल्यांकन के बाद। पहले भाई देखो, समझो, सारी चीज़ें देखो, पैसा इन्वेस्ट करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये सब नहीं, सीधा इतना लास्ट ईयर था इस साल और बढ़ा दो, बस। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक स्थिरता लाता है लेकिन सुधार की गति धीमी कर देता है। तर्कसंगत दृष्टिकोण। तर्कसंगत दृष्टिकोण में बजट निर्माण के लिए तथ्य, आंकड़े और विश्लेषण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डाटा एनालाइज होता है अच्छे से। ये एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। वैकल्पिक योजनाओं को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जो भी पॉलिसी लाई जाएगी उसका कंपैरिजन किया जाएगा। निर्णय तक आंकड़ों का आधार होता है। यदि सरकार को 500 करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च करना है तो वह विश्लेषण करेगी शिक्षा, सड़क या स्वास्थ्य में कौन सा निवेश सर्वोत्तम परिणाम देगा या नहीं। इसी आधार पर बजट आवंटित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये दृष्टिकोण, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और ज़ीरो बजटिंग, आधुनिक बजट प्रणाली की क्या है, ये नींव है। इन दोनों के आधार पर नया जो मॉडर्न बजट है वो इन्हीं पे आधार बनता है। तो ये बताया गया इसमें। लोक प्रशासन दृष्टिकोण, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि एक लोक प्रशासन का उपकरण है। बता क्यों, प्रशासन के थ्रू तो पैसा इन्वेस्ट होगा ना। ये नीतियों के अमल में लाना, इसका मतलब होता है अमल में लाना। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको अमल में लाना, क्या करना है, कैसे करना है, किसके कैसे करना है। ठीक है, किसका निर्धारण है। ओके, बजट से उत्तरदायित्व, नियंत्रण और प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। ठीक है, हर चीज़ को एनालाइज किया जाएगा ना, कि अच्छा अकाउंटेबिलिटी हो रही है, कंट्रोल, परफॉर्मेंस सब बढ़िया से आ रहा है।
यह जनता के कल्याण और प्रशासनिक दक्षता से जुड़ा हुआ होता है कि प्रशासन को तो पैसा दे दिया लेकिन आम पब्लिक को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ये भी तो देखा जाएगा ना कि हाँ, प्रशासन को किसी चीज़ के लिए पैसा पे किया गया, कुछ सुविधा दी गई है, क्या वो पब्लिक तक पूरी तरह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला जाए, जैसे हमारे जो प्रशासनिक है, पुलिस अधिकारी कह सकते हो, वहाँ पे बड़े बड़े एरियाज होते हैं ना जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया होता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के लिए पैसा पे किया गया है। अच्छा, पैसा सीसीटीवी लग गया, अच्छा उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है। अब जो भी घटनाएं होती है उसका सीसीटीवी में अच्छे से फुटेज आ जाता है, तो जिससे कार्रवाई क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो हाँ, ये एक बेनिफिशियल है, कि अच्छा तरीका है। तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। लोक प्रशासन दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बजट से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचे। यह दृष्टिकोण आधुनिक शासन में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज बजट उद्देश्य केवल व्यय नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण, पारदर्शिता शासन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा ये बजट कार्य जो है ना, यूनिट 6, ये कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आधे घंटे की चलेगी। देख रहे हो ना समय कितना लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 7 जो भी है। ओके, आपको वीडियो जैसी भी लगे आप बताइए, और सारी चीज़ों को नोट आउट करते रहें, आपके ज़्यादा काम आएगा।